हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय इतिहास के अध्याय नंबर 8 को देखेंगे। 8 में है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो यह है चैप्टर नंबर 8 और इसमें हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, यानी 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक क्षेत्र में क्या हलचल हुआ, क्या बदलाव हुए, क्या परिवर्तन हुए, इन्हीं के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं इस अध्याय पर। इस अध्याय का जो पहला अनुच्छेद है, हम वहाँ से प्रारंभ करते हैं। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस हद से बदली या किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। यह जो मानचित्र दिया हुआ है 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन का, यह मानचित्र दिया हुआ है। इधर बंगाल, मुर्शिदाबाद, अवध, सिख, लाहौर, गुजरात के अलावा इधर मालवा, आगरा, ग्वालियर, बड़ौदा, पूना, हैदराबाद। तो यह दिखाया गया है मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा, और यह जो है वह यानी मुगल साम्राज्य का जो है बाहरी सीमा है, यह जो दिया हुआ है यह जो है यह इसका बाहरी सीमा है, यानी पूरा में मुगल साम्राज्य का फैलाव था। आगे है ये मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी में ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र, यह जो है ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र 18वीं शताब्दी का यह जो क्षेत्र है, यानी ब्रिटिश ने तब तक इन सभी क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। यह जो क्षेत्र है लाल वाला भाग और यह वाला। आगे है मुगल साम्राज्य और प्रवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस तरह खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1700
1979 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदारों के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु जब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया, जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है: बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमाशदे एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था और प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उनके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उनसे आशा की जाती थी। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे भी चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमणों का तांता लगा दिया। उसने तो 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। यह जो चित्र है वह नादिर शाह का है। यह नादिर शाह का चित्र है। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। उनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा था उसका वर्णन इस तरह से किया: 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया। उनमें से कुछ तो इतनी बेकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जैसे तख्ते ताऊ यानी
मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए थे। उन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया। नादिर शाह यह व नादिर शाह का 1779 का एक चित्र। आगे है, दौलतमंदों को भिखारी बना दिया। ये जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे और उनके पास जमीन जायदाद का कोई कमी नहीं थी। अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर आक्रमण बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाली। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की परस्पर प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजातों के दो गुटों में बट गए थे, एक ईरानी दूसरा तुरानी। तुर्क मूल के काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह में से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फारुखसियर 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 के बीच की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो इसी शब्दों के साथ हम आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं और बाकी के जो अनुच्छेद है इस चैप्टर के जो बाकी अनुच्छेद है उनको पढ़ने के लिए, उनको उसके विषय में जानने के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।